Right. Welcome back. Today we are starting with the classes for social science. कल आप लोगों को मैंने बताया था that in social science you have four. One is आपका history, political science, then geography and economics. And the weightage अगर हम लोग बोलते हैं 20 marks for each subject. मतलब अगर हम 80 marks का पेपर बोलते हैं तो 20 for history, 20 for political science, 20 for geo and 20 for eco. The only thing is किस चैप्टर से आपके किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम इकोनॉमिक्स वी कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट यू कॉल एज ग्राफ. We can expect questions based on some data presentation, whereas in political science it is normally from the political science only. हिस्ट्री में आपके जो है मैप्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ज्योग्राफी में आपके अगेन मैप्स हो जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस में यू हैव द व्हाट यू कॉल एज पिक्टोरियल क्वेश्चंस. इकोनॉमिक्स के अंदर as per your current syllabus which I have shared on the group, you have first chapter जो story of Palampur है, that is only to be assessed in your periodical. मतलब जब आपके एग्जाम्स होंगे उनमें दिस चैप्टर विल नॉट बी कमिंग. तो ये जो चैप्टर है जब भी आपका पीरियोडिक असेसमेंट होगा, यूनिट टेस्ट होगा, उसमें आ जाएगा. अब कमिंग टू द पॉइंट, आपको लगा होगा मैम ने सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्यों स्टार्ट किया, व्हाई नॉट हिस्ट्री, व्हाई नॉट पॉलिटिकल साइंस या व्हाई नॉट ज्योग्राफी. तो द रीजन इज फॉर 9th स्टैंडर्ड आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स जो वर्ड है इट्स अ न्यू सब्जेक्ट. मीन्स अभी तक आप लोगों ने जो है यू मस्ट नॉट हैव रेड अबाउट व्हाट इज इकोनॉमिक्स. जब आप कभी भी कंट्री के बारे में पढ़ते हो, whenever you are reading about the country, right? तो आपने देखा होगा many times you read it that हमारी जो कंट्री है it is developing. the country का जो डेवलपमेंट है वो 20% है. राइट नाउ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज 14%, 16%. इंडिया का इकोनॉमी जो है वो डाउन हो गया है. यू मस्ट हैव रेड अबाउट और यू मस्ट हैव सीन दिस इन द टीवी. अगर आप थोड़ा सा न्यूज वगैरह पढ़ते हो तो यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग. इकोनॉमिक्स जो है इट डील्स विथ हाउ हम इस डेवलपमेंट को मेजर करते हैं. मतलब हर कंट्री का डेवलपमेंट अलग होता है. अगर आप कहो यूएस में ये चीज है, इंडिया में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इन यूएस यू हैव द मतलब वहां पे जो है सबके पास गाड़ी होती है, सबके पास होती है. यहां पर ऐसा नहीं है कि सबके पास गाड़ी हो. यहां गाड़ी रखना इज अ लग्जरी, वेयरएज वहां पर इट्स अ नेसेसिटी. मतलब वहां पर अगर कोई कहते ना मेरे पास गाड़ी है तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ एनीथिंग. वहां पर गाड़ी होना, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, दीज आर एसेंशियल आइटम्स. वेयरएज इन इंडिया दीज आर लग्जूरियस आइटम्स. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो दैट इज व्हाट वी रीड इन इकोनॉमिक्स. दैट इज व्हाट वी रीड इन इकोनॉमिक्स. हम इकोनॉमिक्स में यही चीज को पढ़ते हैं कि हाउ किसी कंट्री का इकोनॉमी इतना अच्छा है, किसी कंट्री का इकोनॉमी बहुत खराब है. कौन से ऐसा इन 10th स्टैंडर्ड, मतलब आप इसी चीज को 10th में पढ़ोगे, दैट व्हाट आर द वेज थ्रू विच वी फाइंड आउट. एंड इफ यू आर टेकिंग कॉमर्स, इफ यू आर टेकिंग इवन अब तो साइंस के साथ भी ले सकते हो, और यू आर टेकिंग ह्यूमैनिटीज, वहां पर इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट.
आपके लिए वो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स। एंड वहां पर जो आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, दैट वुड बी कंप्लीटली द डेटा, it would be completely what you call as calculations, whereas हम 9th and 10th में जो है एक दो जगह पर आपके ऐसे मतलब कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस होंगे, मैं ये नहीं बोलूंगी, लेकिन वो वैसा नहीं होगा जैसे हमारे 11th 12th में होता है। 11th 12th में तो कंप्लीटली स्टेटिस्टिक्स होते हैं। यहाँ पर आपको जो है डेटा कैसे हम लोग पढ़ते हैं, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स। तो दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। तो इन 9th स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे इंडिया का इकोनॉमी क्या है, मतलब इंडिया में मैक्सिमम लोग कहाँ काम करते हैं, और वहां पर किसी भी, क्योंकि इंडिया इज अ लैंड ऑफ विलेजेस, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इन अ विलेज। मतलब विलेज में हम लोगों के लिए तो हम तो बोलते हैं हाँ विलेज है, तो वहां पर मोर द पीपल आर एज फार्मर्स। तो हाउ डू दे मैनेज, अगर वो फार्मर्स हैं तो वो लोग कैसे मैनेज करते हैं, हाउ डू दे अर्न द मनी, अगर उनके पास पैसा होता है तो वो उस पैसों को कहाँ यूज करते हैं। इन द सेकेंड चैप्टर यू विल लर्न, जो हमारा इसका सेकेंड चैप्टर है, आप लर्न करोगे दैट हाउ वी पीपल, मतलब आप मैं, वी आर एन एसेट टू द कंट्री। देन वी वुड रीड कि इंडिया का जो गवर्नमेंट है उसने ऐसे कौन कौन से मेजर्स लिए हैं जिससे गरीबी को पूरा खत्म किया जाए, कम किया जाए। तो दिस इज ऑल हाउ वी विल बी रीडिंग दिस इन क्लास 9th, and this will be definitely correlating to your 10th standard also. So let us start with the very first chapter, that is story of Palampur. As I said that this chapter class 9 will be assessed only in your periodic assessment. This is not going to be there in your final examinations. तो आप यहां तक अच्छे से कर लीजिए। Now पालमपुर जो है it is actually not a real village, और जो जो चीजें मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी you will be underlining in your book also. It is what we call as hypothetical village. Now what is the meaning of hypothetical? I know you all must have read it in your maths. Hypothetical मतलब ऐसा मिलता जुलता विलेज आपको इंडिया के वेस्टर्न यूपी में काफी दिखाई देंगे। इन पालमपुर जो हम जिसकी कहानी हम पढ़ रहे हैं, पालमपुर में मैक्सिमम जो लोग हैं दे आर इनटू फार्मिंग। यहाँ पे ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन कि व्हाट इज द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर विलेजर्स। तो मेनली वो लोग जो है दे आर ओनली इनटू फार्मिंग, मतलब मेनली। बट सेकेंड क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, how can you say that Palampur is a well developed village? पालमपुर एक वेल डेवलप्ड विलेज है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? दिस इज बिकॉज पालमपुर विलेज है। नॉर्मली हमारे अगर हम लोग विलेज कहते हैं ना, तो अगर मैं आपको कहूं भाई विलेज की फोटो बनाओ, तो आप बनाओगे एक औरत पानी लेकर जा रही है, पीछे एक झोंपड़ी है, एक नदी है ना, हम ऐसा ही कुछ देखते हैं। इन पालमपुर यू आर हैविंग द रोड्स, you are having irrigation facilities, you have small school and also a health center, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं है लेकिन हेल्थ सेंटर्स है। There are around 450 families who are living in Palampur, जिनमें से आपके 150 families के पास अपना कोई लैंड नहीं है, और ये सब कुछ आपके जो है आ सकता है इन योर 1 मार्कर क्वेश्चन। अराउंड 240 फैमिलीज ऐसे हैं जिनके पास छोटे छोटे लैंड्स हैं, एंड 60 आर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स फैमिलीज।
पालमपुर का सबसे पास वाला जो टाउन है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाउन एंड सिटी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाउन एंड सिटी? तो टाउन आपका होता है अकॉर्डिंग टू द, मतलब जो आपके कॉर्पोरेशंस है, दे हैव गिवन अ डेफिनेशन. उन लोगों ने एक डेफिनेशन दे रखा है कि अगर एक एरिया में 10,000 लोग रहते हैं, उस एरिया को हम गांव बोल सकते हैं. देन दे हैव आइडेंटिफाइड उससे इतने ज्यादा होंगे, वी वुड बी कॉलिंग इट एज टाउन. देन उससे ज्यादा होंगे, देन वी वुड कॉल इट एज व्हाट वी कॉल एज सिटी. तो देयर इज अ पैरामीटर, इसके लिए एक पैरामीटर होता है जिसको हम यूज करते हैं फॉर डिफाइनिंग एनी एरिया. तो जो नियरेस्ट टाउन है वो है आपका रायगंज. 1 मार्कर क्वेश्चन. ठीक है. सो इट इज अ हाइपोथेटिकल विलेज. नाउ हम लोग जब कोई भी चीज बनाते हैं, आपके पापा बिजनेस करते होंगे, आपके पास अपनी फैक्ट्री होगी, आपके पास जमीन होगी, तो हम जो प्रोड्यूस करते हैं वो क्या करते हैं? व्हाट इज द मेन एम ऑफ प्रोडक्शन? या तो हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, सामान, या हम सर्विसेज करेंगे, जैसे रेस्टोरेंट्स, जैसे हेल्थ सेंटर्स. एंड गुड्स होते हैं जिसको आप टच कर सकते हो, टैंजिबल. तो कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं, उसका मेन एम होता है या तो गुड्स बनाना या सर्विस प्रोवाइड करना. ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड क्वेश्चन रहा है इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स. व्हाट इज द मेन एम ऑफ प्रोडक्शन? अब आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स, जिनके फादर या मदर नौकरी करते होंगे, किसी का अपना बिजनेस होगा, किसी का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर होगा. तो कोई भी काम करना हो तो हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू रिक्वायर? सबसे पहला, ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है. दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फर्स्ट इज यू रिक्वायर लैंड. भाई अगर आपको मान लो यू वांट टू ओपन अ शॉप, आप एक शॉप ओपन करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा? आपको जमीन चाहिए होगी. टू ओपन अ शॉप यू रिक्वायर अ प्लेस, एन एरिया. देन लेबर, उसमें काम करने के लिए यू नीड पीपल. देन यू रिक्वायर मनी, टूल्स, मशीनरी, यानी कि कैपिटल, यानी कि कैपिटल. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन सबके साथ आपको चाहिए दिमाग. भाई लैंड आपके पास है, लेबर भी है और कैपिटल भी है, लेकिन अगर दिमाग नहीं है तो आप चला नहीं सकते. सो यू, द 4 कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. याद रखना, अ 3 मार्कर क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब हम आते हैं टू पालमपुर. अब हम ये जो चारों कंपोनेंट हैं क्लास 9, जो हमने ये चारों कंपोनेंट पढ़ा है, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. इसमें से लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और ह्यूमन कैपिटल को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, पीपल एज रिसोर्स में पढ़ेंगे. वी वुड बी रीडिंग दिस इन पीपल एज रिसोर्स. And these 3 components we will be reading here. Land, we are talking about Palampur. तो इन पालमपुर पहले क्या होता था? 1960 से पहले, 1960 से पहले व्हाट हैपेंड इज, लोग
जैसे जहां लैंड है तो उसको एक्सपैंड कर लेते थे, कोई एज सच देयर वाज नो रूल नथिंग, तो लैंड एक्सपैंड हो जाता था, आसपास का जो लैंड है उसको भी जोड़ लिया, तो लैंड आपका एक्सपैंड हो जाता। बट नाउ लैंड इज फिक्स्ड। जैसे आपका घर है, आप लोग दिलशाद गार्डन रहते हो या कहीं पर भी रहते हो, आपका जो भी घर है आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, आप रोड के ऊपर अपना मकान बना सकते हो। इज इट पॉसिबल? नो। आपकी जो बाउंड्री है आप उसको नाउ यू कैन नॉट एक्सटेंड। सिमिलरली इन पालमपुर द लैंड इज फिक्स्ड, वहां पर जो लैंड है वो फिक्स्ड है। अब वो लोग जितनी जमीन उन लोगों के पास है उनको उसी में सब कुछ करना है। पहले पॉपुलेशन कम होता था, अब पॉपुलेशन ज्यादा है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, the second important question from this, sorry, the next important question from this chapter is, how do people use the fixed land? मतलब वो फिक्स लैंड से कैसे काम चलाते हैं? तो दे हैव टू वेज, वो लोग दो तरीके से करते हैं। अब लैंड तो फिक्स है, देखो लैंड उनके पास क्या है, ये लैंड है, अब ये लैंड एक्सपैंड नहीं होगा, अब जो भी उनको कमाना है दे हैव टू अर्न फ्रॉम दिस लैंड ओनली। तो व्हाट डू दे डू? तो वो दो तरीके से इसी लैंड को यूज करते हैं। आपके पेपर का once again a 3 marker and a very 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 important question. फर्स्ट, वो लोग क्या करते हैं, इसी लैंड में अलग अलग प्रकार के जो पौधे हैं वो उगाते हैं। लाइक दे ग्रो what you call as wheat, then they grow जो सेकंड है मेज, समथिंग लाइक दैट, एंड थर्ड क्रॉप आपका है वहां पर पोटैटोस एंड शुगर की। तो उसी लैंड में उसको वो काट कर दे गो फॉर मल्टीपल क्रॉपिंग। आपके पेपर में क्वेश्चन आता है क्लास 9, डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग। तो मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब है ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, मतलब एक ही जगह पर अलग अलग तरीके के क्रॉप्स को उगाना। वो अपनी जमीन को हिस्सों में बांट देते हैं और उसी में एक में शुगर केन, एक में व्हीट, एक में पोटैटोज, ऐसे करके करते। एंड दूसरा जो तरीका है वो है उनका मॉडर्न फार्मिंग। Now, what is the meaning of multiple cropping? Multiple cropping का मतलब है growing different kinds of crops. और modern farming का मतलब होता है modern techniques यूज करना। हमारे इंडिया के अंदर 60% फार्मर्स जो है वो लोग पुराने टाइप से ही आज भी फार्मिंग करते हैं। What is the meaning of पुराना टाइप? मतलब they use the organic seeds. You know what is the meaning of organic seeds? Yes. I was in 6th standard and I asked my father कि पापा ये जो आम है, आम का पेड़ है वो कैसा आता है? तो he said आम की गुठली लगा दो। And I said अच्छा मैं गुठली लगाऊंगी तो मेरा आम का पेड़ आ जाएगा? पापा ने कहा हाँ आ जाएगा। एंड मैंने भी क्या किया, मतलब हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा मैंगो शेक बनता था, तो 2-3 मैंगोज थे उसको लगा दिया। फॉर्चुनेटली दैट tree grew into such a big tree. I still remember when मतलब हम लोगों को उस मकान को बेचना पड़ा तो I cried bitterly. तो जो हमारे घर में जो मतलब जो फार्मर्स होते हैं when they are growing the crops, तो उसमें से वो लोग क्या करते हैं, कुछ आपके जो सीड्स होते हैं उनको बचा कर रखते हैं, सुखा देते हैं, एंड देन दे यूज द सेम सीड्स। उसी सीड्स को, अभी आपकी पेपर में भी क्वेश्चन है, कभी आप सोचो मैम इतना बोरिंग, तो ये है पेपर में क्वेश्चन। उसी सीड्स को वो लोग यूज करते हैं
to sow for the next season. Whereas आपके जो मॉडर्न फार्मिंग है इसमें आपके यूज होता है HYV सीड्स. 1 मार्कर क्वेश्चन है. HYV का मतलब होता है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स. HYV का मतलब है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स. मतलब इसमें क्या होता है, आपने हाई यील्ड डाला ना, आपने 4 सीड्स डाले, आपके 10 क्रॉप्स आ जाएंगे. और द नंबर ऑफ जो आपके क्रॉप से जो आपका यील्ड होगा, यील्ड का मतलब है द फ्रूट, वो ज्यादा होगा. तो जो इनऑर्गेनिक होते हैं, जो आपका व्हाट यू से लैब मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, HYV सीड्स होते हैं. इनकी मतलब इनमें सबसे ज्यादा क्या होता है, दे गिव मोर यील्ड. वेरस जो आपके ऑर्गेनिक है ना, मैंने अभी टमाटर लगा रखा है, that is I don't know, but it is just like a like the HYV seeds. But if you grow, आपने एक टमाटर लगाया है, उसमें 10 बीज है, से 10 है, तो only 4 will grow into crop. और उस 4 में से भी सिर्फ एक ऐसा क्रॉप होगा जिसमें टमाटर आते हैं. तो ऑर्गेनिक जो होते हैं उनका जो यील्ड होता है, जो रिजल्ट होता है, वो कम होता है. एंड इन इंडिया इवन टिल डेट most of the farmers are using the organic type, मतलब वो old type में. They don't have the pesticides, fertilizers. वो लोग cow dung जो आपके ट्रेडिशनल होते हैं उनको ही यूज करते हैं. And for the irrigation they are dependent on the monsoon. लेकिन पालमपुर में the farmers are using HYV seeds. They are costly. They use fertilizers, they use pesticides, they use insecticides. Now आपको क्या लगता है कि HYV सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज करने से बहुत ज्यादा क्रॉप्स आ जाते हैं? हाँ, आते हैं. बट बिकॉज दे आर ऑल केमिकल बेस्ड, तो ये जो हमारा वाटर टेबल है, जो हमारा सॉइल है, ये उसको भी खराब कर देते. आपके पेपर के ही ये क्वेश्चंस हैं. तो इन पालमपुर जो लैंड है वो तो फिक्स है, लेकिन उसको मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग से उसी लैंड को लोग अलग अलग तरीके से यूज करके ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं. राइट? अगर आपसे मैं पूछूं, माहिर, दिशन या दर्श, आपके घर का टोटल एरिया क्या है? तो आप मुझे कहोगे मैम 100 स्क्वायर यार्ड्स, 70 स्क्वायर मीटर. मतलब यू विल बी यूजिंग स्क्वायर यार्ड्स, स्क्वायर मीटर्स, आप ऐसा यूज करो. राइट? इन पालमपुर दे यूज बीघा. आपने हिंदी में सुना होगा 2 बीघा जमीन, 2 बीघा जमीन. गिनथा आपके 1 मार्कर क्वेश्चन है. द यूनिट दे यूज इज गिनथा, बीघा. ये वो लोग जो है अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं. ये आपकी बुक में बॉक्स में बना हुआ है. व्हेन वी वुड डू इट विद एनसीईआरटी, आप लोग उसको देखना, ये 1 मार्कर में आता है. मतलब उनके लोकल लैंग्वेज में वो गिनथा, बीघा ऐसे करके करते हैं. हम लोग एकर्स, स्क्वायर यार्ड्स, स्क्वायर मीटर्स ऐसे हम लोग करते. नाउ ये तो था लैंड. नाउ व्हाट अबाउट लेबर? अब वहां पर लैंड है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, दे आर हैविंग वन मोर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी. और इलेक्ट्रिसिटी से फार्मर को क्या फायदा मिला है? 3 मार्कर क्वेश्चन. फर्स्ट, दे आर एबल टू रन देयर ट्यूब वेल्स. इन पालमपुर जो आपके फार्मर्स हैं वो लोग ट्यूबवेल्स चला पाते हैं. रीजन? इलेक्ट्रिसिटी है. एंड दैट इज, पहले ये पर्शियन व्हील्स होते थे. आप अगर लेफ्ट साइड में देखो तो द फोटो इज मेड. इसको बैल जो है वो चलाती है, और जैसे जैसे बैल आगे जाएगी ये घूमता रहेगा और पानी गिरता था. बट नाउ विद द हेल्प ऑफ ट्यूब वेल्स दे आर एबल टू वाटर देयर प्लांट्स.
इट इज गिविंग देम बेटर, और ट्यूबवेल से उनकी इलेक्ट्रिसिटी से और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती हैं. But it has also resulted in the degradation of the soil. Degradation मतलब जो soil की जो क्वालिटी होती है वो खत्म होती जा रही. सेकेंड इज लेबर. पहला कंपोनेंट क्या था हमारा? लैंड. किसी भी प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले क्या जरूरत पड़ती है हमको? लैंड. सेकेंड हमको क्या जरूरत पड़ती है? लेबर. नाउ आप लोगों ने ऊपर देखा था that in पालमपुर there are around 150 families जिनके पास कोई लैंड नहीं है, एंड 240 ऐसे हैं जिनके पास छोटे छोटे लैंड्स हैं. तो ये लोग कैसे कमाते हैं? हाउ डू दे अर्न? तो ये लोग क्या करते हैं? दे आर अबंडेंट. तो ये लोग क्या करते हैं? दे वर्क इन द लैंड ऑफ अदर्स. They work in the land of others. तो in पालमपुर the labor is abundant. Abundant का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा, लार्ज क्वांटिटी. लेकिन इनको जो पैसा मिलता है ना वो बहुत कम है. गवर्नमेंट कहती है एक आदमी को, लेबर को, अभी तो ज्यादा भी हो गया है, बट इन मतलब देर आर सम पैरामीटर्स, 180 रुपीज देना चाहिए पर डे. लेकिन वहां पर जो लोग काम करते हैं दे इवन वर्क फॉर 30 और 40 रुपीज पर डे. कैन यू इमेजिन? 180 कहा और कहा 30 या 40 रुपीज. वाई? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि भाई अगर आप नहीं काम करोगे दूसरा आके काम करके चला जाएगा. अगर आप अड़ जाओगे कि हमें तो 180 रुपए चाहिए, दूसरा आके 50 रुपए में काम करके चला जाएगा. सो उनको जितना मिलता है दे कम, या फिर कई लोग होते हैं दे माइग्रेट टू सिटीज. माइग्रेट मतलब अपने गांव को छोड़कर सिटीज में आ जाते. और ये जो वेजेस है ना, ये जो पैसा उनको मिलता है, ये क्रॉप टू क्रॉप, रीजन टू रीजन अलग होता है. एंड दिस इज व्हाई मेनी ऑफ द पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज. आपने देखा होगा इन द मतलब कि हमारे अर्बन एरियाज में आपके जो ये रिक्शा पुलर्स वगैरह होते हैं, दे ऑल आर फ्रॉम द रूरल एरियाज. ये लोग इसीलिए माइग्रेट करते हैं क्योंकि इनके पास जमीन नहीं होती है, और अगर ये काम करते तो इनको बहुत कम पैसा मिलता है. राइट. नाउ द थर्ड इज कैपिटल. कैपिटल का मतलब क्या है बच्चा? स्टेट कैपिटल नहीं. कैपिटल मतलब पैसा. पैसा. और यहां पर क्या है? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फार्मर्स. स्मॉल फार्मर्स, मीडियम एंड लार्ज. और ये वाला जो क्वेश्चन है, आई कैन से दैट ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि किसी स्कूल में ये क्वेश्चन ना आया हो. मतलब इट कम्स इन द ऑप्शन, बट इट कम्स. जो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास जमीन ना तो है या फिर बहुत छोटी जमीन है, इनके पास अपनी कोई सेविंग्स नहीं होती, तो ये लोग क्या करते हैं? दे बोरो द मनी. ये लोग जो है अपने फ्रेंड से, जो लोग पैसा लेंड करते हैं मनी लेंडर से, या जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं, रिच फार्मर्स हैं, उनसे पैसा उधार लेते हैं. जब ये उधार पैसा लेते हैं ये दे नहीं पाते हैं. कभी बारिश नहीं हुई, कभी कीड़ों ने जमीन को खा लिया, एंड मेनी टाइम्स दे फॉल इनटू डेट ट्रैप. डेट ट्रैप का मतलब क्या होता है? कर्जे के जाल में फंस जाते हैं. क्योंकि ये लोग अपने जो जमीन होती है ना उसको गिरवी रखते हैं. यू नो व्हाट इज गिरवी रखना? मींस उसके अगेंस्ट पैसा लेते हैं. अगर इनके पास 1 एकड़ जमीन है, उसकी कीमत 10,000 है, तो दे मनी लेंडर्स गिव देम 2,000 3,000. और अगर ये उसको वापस नहीं कर पाते तो मनी लेंडर्स उस जमीन को झपट लेते हैं. एंड दिस इज वेरी कॉमन इन विलेजेस. जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं, आपके पीछे बेटा ये सारे क्वेश्चंस हैं. इफ यू लुक इनटू द बुक
all the questions which I am speaking is there in your NCERT. जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं उनके पास एक्स्ट्रा होता है. व्हाट डू दे डू इज, उनके पास जितना भी ईल्ड आता है वो अपने लिए कुछ रख लेते हैं और जो बाकी होता है दे सेल इन द नियर बाय रानीगंज, जो पड़ोस में जो टाउन है वहां जाकर वो लोग बेच देते हैं. तो जो उनके पास सरप्लस एक्स्ट्रा मनी होता है उसको they use as for their further purposes. जो उनको आगे चाहिए, मतलब उनको सीड्स खरीदने हैं, उनको ट्रैक्टर खरीदना है, उसके लिए वो लोग यूज करते. तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो बेचारे हमेशा दुखी हो जाते हैं. दे हैव टू सेल ऑफ देयर फार्म्स, वेयर जो मीडियम या लार्ज फार्मर्स होते हैं दे हैव द सरप्लस मनी, दे हैव मनी, वो लोग उसको बैंक में डालते हैं, स्मॉल फार्मर्स को उधार पर देते हैं एंड दे लिव अ गुड लाइफ. तो दिस इज हाउ जो आपके लोग वहां पर हैं दे आर मैनेजिंग देयर वेट्स. मतलब किसी भी गांव में हमारे इंडिया के अंदर कुछ आपके गांव हैं इन द वेस्टर्न यूपी, पंजाब के अंदर भी आपके पेपर का ही क्वेश्चन है एंड दिस इज देयर इन द बुक. हम जब बुक से पढ़ेंगे तब आप देखोगे. इवन इन पंजाब ऑल्सो यू हैव द फार्मर्स जो लोग HYV सीड्स यूज कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन. And there are people in Western UP जहां पर they are using the multiple cropping, modern farming. लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां वाटर टेबल जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है. लेकिन इंडिया में ओवरऑल फार्मिंग जो जितने भी आपके फार्मर्स हैं उनका ऐसा ही होता है जैसा हमने पालमपुर में पढ़ा. नाउ फार्मिंग इज अ सीजनल एक्टिविटी, है ना भाई. आप देखो आजकल तो सारी सब्जियां सारे मौसम में आते हैं. हम जब छोटे होते थे ना तब भिंडी सिर्फ गर्मी में आती थी और हमें गर्मी में भिंडी खाना बिल्कुल पसंद नहीं था. और सर्दियों में बहुत मन करता था कि भिंडी की सब्जी खाई जाए और मम्मी कहती थी लगाती हूँ चपेट आओ बेटा. और गर्मी में हर दूसरे दिन भिंडी बनती थी. आज भिंडी का सांभर, कल भिंडी की सब्जी, आज भिंडी का सांभर, कल भिंडी की सब्जी. और भिंडी और बैंगन खाकर ऐसा लगता था कि भाई एक दिन या तो हम ऐसे हो जाएंगे या फिर एक दिन ऐसे हो जाएंगे. और सर्दियों में जब मन करता था बिल्कुल नहीं. सिमिलरली गर्मियों में हमारा बड़ा मन करता था बंद गोभी खाए और सर्दियों में हर दूसरे दिन बंद गोभी बनती. एंड दैट वाज द पीरियड व्हेन वी यूज्ड टू थिंक यार अब भिंडी खाए जाए. नाउ इफ यू सी फॉर द पास्ट 15 years सर्दी गर्मी यू गेट ऑल द वेजिटेबल्स. आपको सर्दियों में भी भिंडी मिल जाएगी, गर्मियों में भी बंद गोभी मिल जाती है. बट दे आर सीजनल. ये तो इनको हम लोग मतलब इंजेक्शन से ग्रो करते हैं. बट अगर हम सीजन को देखें तो जो आपके बंद गोभी, फूल गोभी हैं दे आर ऑल द पीस, मटर, गाजर, ये सब आपकी सर्दियों की सब्जियां. वेयर भिंडी, बैंगन, ये सब आपकी जो घिया, दीज आर ऑल द गर्मी की सब्जी. तो कैसे ये लोग फार्मिंग है. अब जैसे हमारा वीट है, वीट हम जो है ग्रो करते हैं अराउंड आपका राबी सीजन अक्टूबर नवंबर में. अक्टूबर या नवंबर में हम लोग वीट को बोते हैं एंड अराउंड जनवरी फरवरी में हम इसको काटना शुरू करते हैं. एंड जो राइस होता है, खारिफ चावल, वो हम लोग जुलाई के आसपास बो करते हैं एंड अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होती है. तो बाकी सीजन्स में लोग क्या करते हैं, आप कभी अपने घर के आसपास जाकर देखना, यू विल फील देर आर सम फार्मर्स जो यहाँ पर आकर काम करते हैं सीजनली. दे वर्क एज द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, दे वर्क एज द रिक्शा पुलर्स, दे वर्क इन द जहां टेम्पररी काम मिलता वहां आते हैं. तो कुछ तो माइग्रेट करके आसपास के शहरों में चले जाते हैं और कुछ लोग जो हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं. एंड दिस इज अ 5 marker क्वेश्चन. ये जो है हमारा
5 मार्कर क्वेश्चन है। What are the different kinds of non-farming activities in पालमपुर? ये वाला क्वेश्चन अगर आता है तो ये 5 मार्क्स में आता है। तो सबसे पहला है, हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीपल क्रॉपिंग। तो वो लोग क्या करते हैं, जब ये बारिश का मौसम होता है ना, दे सो द मेज, मक्का। आपको पता है ना, हम लोग सब, आप, मैं, हम सब जो है, वी आर ऑल, हम लोग सब जानवर हैं, और मक्का हमारा सबसे कॉमन चीज है। मक्का जो है, इट इज ईटन बाय द एनिमल्स, जो उसके चारा होता है, दैट इज फेड टू द एनिमल्स। एंड जो कॉर्न के शेल्स होते हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉर्न एंड, जो भुट्टा और कॉर्न है उनमें डिफरेंस होता है थोड़ा सा। आपने देखा होगा मक्के की आटा और कॉर्नफ्लावर, दो आते हैं। मक्के का आटा जो है वो येलोइश कलर होता है, कॉर्नफ्लावर आपका व्हाइट कलर होता है। मक्का जो है वो नीचे की तरफ होता है, कॉर्न आपका ऊपर की तरफ होता है जब वो बोते हैं ना। तो जो ये मक्का होता है उसका हम लोग कॉर्न्स को भी खाते हैं, स्वीट कॉर्न खाते हैं ना, स्वीट कॉर्न्स। देन भुट्टा भी खाते हैं, कॉक्स, है ना, मॉम कॉर्न्स, बेबी कॉर्न्स। एंड जब उसको हम पका देते हैं तो पॉपकॉर्न्स, उसके पापा को भी खाते हैं, है ना। तो हम बेबी कॉर्न्स भी खाते हैं, मॉम कॉर्न्स भी खाते हैं, पॉपकॉर्न्स भी खाते हैं, और उसका जो बचा हुआ स्टॉक होता है उसको हम एनिमल्स को खिलाते हैं। तो मेज जो है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो पालमपुर में क्या करते हैं, मेज ये इन सबको लगा देते हैं, और जो उसके स्टॉक्स होते हैं, उसके जो, उनको खिलाया जाता है चारे की तरह। एंड देन जो दूध निकलता है, दूध, दही, इनको वो लोग पड़ोस के गांव में जाकर बेचते हैं, which is called as dairy farming, which is called as dairy farm. देन वहां पे आसपास में गांव है, वहां जाकर अपने ही, इवन इन देयर ओन एरिया ऑल्सो दे सेल द कर्ड, मिल्क। और इस तरीके से फार्मिंग के अलावा जो पहला नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है वो है डेयरी फार्मिंग। सेकेंड आपके हैं छोटे छोटे से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। अब ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वो नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, मतलब आप सोचो कि बहुत बड़ा रिलायंस का इंडस्ट्री है, नो। अपने घर के अंदर वो लोग छोटे छोटे मशीनें लगाते हैं, जैसे शुगर केन, जो आपका मतलब कि गन्ना होता है, उससे गुड़ बनाना। देयर इज अ वेरी फेमस मूवी ऑल्सो ऑन दिस, ऑफ अमिताभ बच्चन की, बहुत पुरानी मूवी है, सौदागर करके। तो दे मेक जैगरी घर में ही, मतलब दे मेक दिस। फिर आपके जो आटा पीसने की जो चक्की होती है वो। तो देर आर सम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। फिर तीसरा जो वहां पर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है वो है, अपने ही घर को उन्होंने छोटे छोटे शॉप्स बना रखे हैं, जो आपके बस स्टैंड के पास, रेलवे स्टेशन के पास जो घर होते हैं, वहां पर उन लोगों ने अपने आगे छोटे छोटे, एंड दे सेल द स्मॉल थिंग्स, जैसे समोसे, जैसे आपके कपड़े। एंड फोर्थ आपका जो है वहां है ट्रांसपोर्ट, मतलब पीपल हैव स्टार्टेड बाइंग द बसेस, कार। अगर वो मूवी देखी हो, बड़ा फेमस मूवी है
दिस सूर्यवंशम, जिसके अंदर अमिताभ बच्चन जी एक गाड़ी खरीदते हैं। तो दे बाय, मतलब वहां जो ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या करते हैं, अगर वो लोग ट्रैक्टर वगैरह खरीदते हैं तो बेचने, यहां से जाते हुए सामान बेचने के लिए लेकर जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो जो वहां पे जो शॉप्स होते हैं वो लोग कहते हैं हमारा ये सामान ले आना, हमारा वो सामान ले आना। एंड इस तरीके से ट्रांसपोर्ट वहां पर जो है इट इज अ बूमिंग बिजनेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो है वहां पर कुछ एक दो जने हैं, वहां कुछ औरतें हैं, विमेन, दे हैव गॉट द ट्रेनिंग, उन लोगों ने ट्रेनिंग ले रखी है। तो वहां पर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने सेट कर रखा है, और वहां जो बच्चे स्कूल जाते हैं आसपास में वो वहां पर जो है कंप्यूटर सीखते हैं। सो दीज आर द 5 नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज ऑफ पालमपुर। इन अनदर वर्ड्स, पालमपुर जो एक हाइपोथेटिकल विलेज है, हाइपोथेटिकल मतलब मिलता जुलता, we have such villages in what you call as western UP, in many parts of India। तो वहां पर मैक्सिमम लोग जो हैं दे आर इन द फार्मिंग एक्टिविटीज। कुछ लोग जो हैं दे आर हैविंग लार्ज फार्मिंग, जिनको हम लार्ज फार्मर्स कहते हैं, जिनके पास 10 एकड़ से भी ज्यादा जमीन है। कुछ आपके मीडियम फार्मर्स जिनके पास 2 से 10 के बीच की जमीन है, एंड देन देयर आर स्मॉल फार्मर्स जिनके पास 2 एकड़ से भी कम की जमीन है। जो रिच फार्मर्स है दे आर हैविंग अ बिग हाउस, दे आर हैविंग पक्का हाउसेस, वेयर एज जो स्मॉल या मीडियम फार्मर्स है दे आर लिविंग इन द कच्चा हाउसेस। लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं दे आर इनटू फार्मिंग, एंड फार्मिंग के लिए हमें जरूरत पड़ती है लैंड, जो पालमपुर में फिक्स्ड है, लेबर, वहां पर बहुत ज्यादा लेबर है इसीलिए लोग कम पैसों में काम करते हैं। थर्ड आपका कैपिटल, यानी कि पैसा अरेंज करना। जो रिच फार्मर्स होते हैं दे गेट द सरप्लस, लेकिन जो पुअर फार्मर्स होते हैं वो बेचारे कर्जा लेते हैं, एंड कई बार वो कर्जा वापस नहीं कर पाते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द ह्यूमन कैपिटल, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पीपल एज रिसोर्स। देन हम लोगों ने पढ़ा कि apart from, besides the farming activity, we also have the non-farming activities, that is आपके dairy farming, small scale manufacturing, shops, transport, computer institute। तो इस तरीके से जो लोग काम करते हैं, जो कमाते हैं, जो पैसा आता है, वो हम इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, और इन सबको हम लोग बोलते हैं क्लास 9th एज प्राइमरी सेक्टर। जो फार्मिंग है या फार्मिंग से जो रिलेटेड एक्टिविटीज है उनको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। So this is the chapter, this is the summary of the chapter, what we call as the story of Palampur. In the next class, we would be continuing the same along with our NCERT. And in NCERT, you also have such a certain tabular words, certain graph आपके कुछ बने हुए हैं जो आपके पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। You may be asked those questions, मतलब नॉर्मली हमारे इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है। तो बहुत बड़ा ऐसा कुछ आपको कैलकुलेशन नहीं करना, उसे देखकर आपको बताना है। यू माइट बी गिवन अ पाई चार्ट और अ बार ग्राफ आपको दिया जाएगा और आपको उसे देखकर बताना है। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ पालमपुर।